नमस्ते, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं CNA TV। हमने एक अभियान चलाया है जिसमें हम अपने क्षेत्र के तमाम नेताओं से चुनाव पर चर्चा करने के लिए निकले हैं और आज हम पहुंचे हैं लाल कुआं। यहाँ आज हम मुलाकात कर रहे हैं पूर्व कांग्रेस सरकार के श्रम सेवा योजन और ऐसे ही कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों के जिम्मेदारी संभालने वाले हरीशचंद्र दुर्गापाल जी से। हरीशचंद्र दुर्गापाल जी गांधीवादी विचारधारा के नेता हैं। वे जब पिछली बार चुनाव जीते थे तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और तकरीबन 9000 वोटों से यहाँ की जनता ने, लाल कुआं क्षेत्र की जनता ने उनको विजयश्री दिलवाई थी और ये अपने आप में उनके लिए एक उपलब्धि है कि निर्दलीय के रूप में वो चुनाव लड़े और अच्छे मतों से विजयी हुए। आज हम जो चर्चा करने आए हैं, चूँकि विधानसभा सत्र के साथ प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड में चुनाव का शंखनाद कर दिया है और अब आगे क्या होगा इस पे हम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जी। और सीधी सी बात है कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है। जी, जी। एक कमिश्नरी का बड़ा ऐलान प्रदेश सरकार ने कर दिया है। क्या लगता है आपको, कोई फ़ायदा होगा सरकार को? देखिए, उत्तराखंड छोटा राज्य है 13 जिलों का। यहाँ पहले से ही 2 कमिश्नरी, एक कुमाऊँ एक गढ़वाल हैं और लगातार जनता की मांग है कि यहाँ जनपद ज़िले बनने चाहिए और ज़िला न बना करके कमिश्नरी की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने। तो लगता है कि ये चुनावी घोषणा है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि गैरसैंण जिला बनता तो संभवतः उसका लाभ वहाँ के लोगों को मिलता, तो जिला प्रशासन ही सारे काम को देखता है, करता है। और कमिश्नरी बनने से ऐसा है नहीं कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी विरोध के स्वर नज़र आने लग गए हैं। अल्मोड़ा के लोगों ने विरोध कर दिया, बागेश्वर के लोगों ने विरोध कर दिया और उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। विधानसभा सत्र में जो मैंने देखा, बजट में कहीं भी महंगाई का जिक्र नहीं किया गया, न बेरोजगारी का जिक्र किया गया, न किसानों के गन्ना मूल्य के बारे में हमारे माननीय विधायकों ने जो प्रश्न उठाए उस पर कोई चर्चा नहीं। ये बड़े दुख की बात है कि विगत 4 वर्षों से, जबकि पहले लगातार सरकार रही कांग्रेस की, पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी के समय या रघुनाथ जी के समय जो भाजपा में चले गए, हरीश रावत जी के समय, हमेशा गन्ने का मूल्य प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत जितना भी था बढ़ता रहा। लेकिन पहली बार ये हो रहा कि 4 साल में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है, जबकि ये तराई और भाबर गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से जो महंगाई है, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे रसोई गैस के दाम हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे छिलाई हो, चाहे ढुलान हो, सारे रेट बढ़े हैं। लेकिन गन्ने का रेट जैसा का तैसा। तो इससे जाहिर होता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। ऐसा मेरा बजट के हिसाब से मानना है। आपका कहना है कि कमिश्नरी का कोई फ़ायदा सरकार को नहीं मिलेगा। कमिश्नरी के मार्फत जो वोटों को बदलने की, भाजपा के वोटों में बदलने की थी, वो शायद आपका कहना है कि नहीं हो पाएगा। भाजपा का आरोप ये है, तो वो कह रहे हैं कि आप तो बौखलाहट में ये बात बोल रहे हैं। देखिए, गैरसैंण राजधानी का शिलान्यास किसने किया, गैरसैंण राजधानी किसने बनाई, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। क्योंकि शिलान्यास में हम लोग स्वयं वहाँ गए थे, हमारा भी वहाँ नाम लिखा होगा। तो कांग्रेस ने ही गैरसैंण राजधानी की शुरुआत की है और गैरसैंण में जो आज विशाल भवन आपको दिख रहा है, चाहे विधायक आवास हो, चाहे विधानसभा का सभागार हो, सब कांग्रेस सरकार की सोच है, कांग्रेस सरकार की योजना थी। अच्छा, एक बात और साफ करते चलिए, स्थायी राजधानी का मुद्दा भी अब गर्मा गया है। जब से ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन का अलग हुआ, उसके बाद स्थायी राजधानी के मुद्दा भी आ गया है। तो क्या स्थायी राजधानी के पक्ष में हैं आप गैरसैंण में? देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, राजधानी जैसे कई जगह जम्मू कश्मीर में है और अन्य स्टेटों में संभव तो होगी कि गर्मियों में वहाँ, जाड़ों में यहाँ,
इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो मेरा मानना है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा स्थायी राजधानी के लिए, और देहरादून में भी सब कुछ किया है पहले से, तो ये निश्चित रूप से कुछ समय वहाँ ग्रीष्मकालीन और फिर शरतकाल इस तरह से व्यवस्था हो तो ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। स्थायी राजधानी बनाने के लिए बहुत कुछ करना, पहले उसका ढांचा तैयार करना पड़ेगा, वह सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, सारे कार्यालय वहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे, और लोगों को बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ सुविधा देने के बाद ही स्थायी राजधानी बन सकती है, और जब तक ये सुविधाएं नहीं होंगी तब तक स्थायी राजधानी घोषणा के रूप में करना ज़्यादा उचित नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी नैनीताल आए थे और उन्होंने एक और बात छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट को भी हम शिफ्ट करने की ऐसी कोई मन में है, आपकी राय? देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। हाई कोर्ट जब जिस समय उत्तराखंड बना था उत्तरांचल के नाम से, उस समय ये बात तय हुई थी कि राजधानी देहरादून बनेगी और हाई कोर्ट नैनीताल होगा। अब ये कहना कि हाई कोर्ट को हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ जनता नहीं है कुमाऊं की? नहीं, शायद उनका कहना ये था कि मैदानी इलाके में, कुमाऊं में ही मैदानी इलाके में कहीं शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा। ये कुमाऊं में ही? जी, वो कुमाऊं में ही रहेगा। हमारा तो ये मानना है शिफ्ट मैदानी में करें या पहाड़ी में करें, लेकिन रहे कुमाऊं में। अगर कुमाऊं से हटेगा तो उसका विरोध होगा। अच्छा, उस बात पे आप सहमत हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम ग्राम विकास की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, और आपने ये विभाग देखे हैं, तो आपने जिम्मेदारियां संभाली हैं इन विभागों की। क्या आपके पैमाने पे वर्तमान सरकार खरी उतरी है? देखिए, आपने भी जानकारी प्राप्त की होगी, मैं दुग्ध विकास मंत्री भी रहा। मैंने 4 रुपये लीटर प्रोत्साहन राशि दुग्ध उत्पादकों के लिए उपलब्ध कराई हरीश रावत सरकार में, और हरीश रावत जी ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई। लेकिन अभी तक 19 करोड़ रुपया पिछला कांग्रेस सरकार का नहीं दिया है। वर्तमान में प्रोत्साहन राशि जो 4 रुपये लीटर है वो नियमित तरीके से नहीं मिल रही, तो इस तरह से दुग्ध उत्पादकों के साथ भी अन्याय हो रहा है। और दूसरी ओर अभी कुछ महीने पहले इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया सरकार ने कि हम आपको सस्ते दर पर मेरठ से, बरेली से, लखनऊ से और अन्य जगहों से गायें दिलाएंगे जी। और लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जितनी भी गायें वहाँ से आई वो सब रिजेक्टेड थी, और अधिकांश लोगों ने उन गायों को या तो जंगल में छोड़ा या कहीं गौशालाओं में छोड़ा, और कोई फ़ायदा दुग्ध उत्पादक को उसमें नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा धोखा दुग्ध उत्पादकों के साथ है कि उनसे कहा गया कि हम फ्री 1000 में गाय दे रहे हैं, आप ले आइए, 5 गाय ले आइए, 6 गाय। लोग गए बड़े उत्साह के साथ, 9-9, 10-10 हज़ार रुपया ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ, लेकिन रिजल्ट 0। तो ये बड़ा धोखा दुग्ध उत्पादकों के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है। तो मेरा मानना है कि आज किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। श्रम और सेवा योजन विभाग भी आपके पास में था, और इस विभाग को लेके पिछले कुछ दिनों से, हम उत्तराखंड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, श्रम और सेवा योजन माने पूरे देश में एक ड्राइव चला, रोजगार 2 करके। ये ड्राइव उत्तराखंड में भी चला है। श्रम सेवा योजन की क्या स्थिति है? देखो, श्रम विभाग का विषय रोजगार देने का नहीं होता है। औद्योगिक विकास जो उद्योग विभाग होता है वो रोजगार की बात करता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम था श्रम विभाग का जो हमने शुरू किया, जो हमारी सरकार ने शुरू किया। मैंने देखा जब मैं श्रम मंत्री हुआ था उस समय मैंने जब पुरानी फाइल देखी तो केवल उत्तराखंड में एक व्यक्ति को जो भवन सन्निर्माण कल्याण कार्ड बोर्ड है उसके माध्यम से एक व्यक्ति को लाभ मिला था। और हमने जब कार्यभार संभाला तो हजारों लोगों को इस उत्तराखंड में, चाहे जनपद नैनीताल हो, चाहे देहरादून हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे उत्तरकाशी हो, पूरे उत्तराखंड में उधमसिंह नगर हो, हजारों लोगों को विभिन्न प्रकार की सामग्री, साइकिल, मशीन, टूल किट, छात्रवृत्ति, विवाह के लिए पैसा, मरणोपरांत तरह के अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। और करोड़ों रुपया, 2-3 करोड़ रुपया लगभग, जब हम लोग सत्ता से बाहर उस समय
हमारे सेस का पैसा अच्छा जमा था। जी। और ये महत्वपूर्ण कार्य श्रमिकों में लिए हुआ, जो निर्माण कार्य में लगे मजदूर थे उसका फ़ायदा गरीबों को मिला, मजदूरों को मिला। ये बहुत बड़ी भारी उपलब्धि निश्चित रूप से पिछली सरकार आपका आरोप यह है क्या कि वर्तमान में जो भाजपा सरकार है वो सुविधाएं नहीं दे पा रही है जो आपने दी? भाजपा सरकार जिस तेज़ी से हमने काम किया जी, जिस गति से हमने काम किया, देखिए काम जब होता है, कोई भी काम होता है तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। जी, तो कोई ये कि हम बिल्कुल शुद्ध और साफ और ईमानदार हैं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ। काम बहुत तेज़ी से हुआ, पूरे उत्तराखंड में हुआ और हजारों लाखों लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। और आज हम देख रहे हैं वो नहीं के बराबर है। वो आरोप प्रत्यारोप में सन्निर्माण ये कल्याण बोर्ड चला गया है, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कभी ये सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष बने वो जांच बिठा रहे हैं, कभी ऑडिट करवा रहे हैं, कभी मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी इधर बोल रहे हैं। तो इस तरह के अखबारों में छप रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप में ये लगभग 5 साल जा रहे हैं और हमारा कार्यकाल 5 साल काम का रहा, जो जन के मजदूरों के हित में हुआ। एक चीज़ ये थी कि जब जिस चुनाव में त्रिवेंद्र सरकार बनी उस समय शायद ये भी रहा होगा, एंटी इनकम्बेंसी वोट भी पड़े होंगे शायद आप लोगों की हार, और एक शायद आप भी मानते हैं कि उस समय भी मोदी लहर चल रही थी, ये आपका मानना है व्यक्तिगत रूप से? बिल्कुल पक्का, मोदी लहर के कारण ही ये सब कुछ उत्तराखंड में हुआ है। तो 2022 में मोदी लहर आपको क्या नीचे? अब ऐसा लग रहा है 2022 का चुनाव कुछ परिवर्तन लाएगा, इसलिए कि जनता समझ चुकी है कि जो वायदे किए गए थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए, कहीं कहीं तक उनका निर्वहन नहीं हो रहा है। महंगाई आसमान पर है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, दाल के दाम बढ़े हैं, आज खाने का तेल उसके दाम बढ़े हैं, विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ी है और जो किसान का उत्पाद है उसकी कीमत घटी है। तो इससे किसान भी परेशान है, आज कर्मचारी भी दुखी है, आज छोटा व्यापारी भी दुखी है, और आज जो व्यवसाय में अपने लगे हैं वो सारे लोग विभिन्न प्रकार के कामों में जो अपनी आजीविका चला रहे हैं वो भी सब दुखी हैं। नैनीताल जिले में जो हॉट सीट्स हैं उनमें लाल कुआं का नाम भी शामिल है। सत्ता में रहते हुए प्रत्याशी लोग दावेदारी करते हैं टिकट के लिए, तो नेचुरल सा है। कांग्रेस में भी कई लोग लाल कुआं सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी इस पे? देखिए, लोकतंत्र में दावेदारी करने का अधिकार सबको है, बाकी निर्णय पार्टी का होता है कि किस तरह से वो किस उम्मीदवार को आगे बढ़ाएं, और सर्वे भी होती है, लोगों से जानकारी भी प्राप्त होती है, तत्पश्चात ही कोई निर्णय होता है, ऐसा मेरा मानना है। इस चुनाव में आप किस भूमिका में दिखना पसंद करेंगे, योद्धा की या रणनीतिकार की? देखिए, इस चुनाव में तो मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, पब्लिक का रुझान जो होगा मैं उसके हिसाब से ही काम करूंगा। जी, पब्लिक चाहेगी तो विचार करूंगा, पब्लिक नहीं चाहेगी तो उस पर ज़्यादा जोर भी नहीं दूंगा, ऐसा मेरा विचार है। फिलहाल कोई जनमत संग्रह किया है आपने? फिलहाल कोई जनमत संग्रह किया है ऐसा? जनमत तो रोज ही काम कर रहे हैं, कल ही गोलाबार मीटिंग थी। क्या रुझान है लोगों का? रुझान मैं व्यक्तिगत रूप से क्या बता सकता हूँ, ये तो पब्लिक में जाकर के आप पूछ सकते हैं रुझान क्या है। मैं कहूँ अपने आप अपने मुंह में मिट्टू बन जाऊँ तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के बहुत से नेता ऐसा हैं जो ये कहते हैं कि लोग हमसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, तो लोग तो हमसे भी कह रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया के सामने इसको कहना उचित नहीं समझता हूँ। लोग तो बहुत कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना इसको उचित नहीं समझता। ये राजनीतिक मंच पे ही आप अपने पार्टी के मंच पे कहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक पार्टी आई है और राष्ट्रीय ही कद माना जाना चाहिए अब उसका, आम आदमी पार्टी। ये किसको नुकसान पहुंचाएगी लोग उत्तराखंड चुनाव में? देखिए, उत्तराखंड में जो उन्होंने दिल्ली में एक उदाहरण दिया है कि हमने भाजपा को हरा करके सत्ता प्राप्त कर ली, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मेरा ये मानना है वो नुकसान भाजपा को भी पहुंचाएगी और कांग्रेस को भी पहुंचाएगी।
और कितना पहुंचाएगी इसका आकलन करना अभी संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि दिल्ली और उत्तराखंड में बहुत फ़र्क है। दिल्ली की राजनीति तो दूसरी है, वहाँ सब लोग एक स्थान पर रहते हैं। यहाँ की राजनीति है पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, भाबरी क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। और ये कोरी घोषणाएं कर देना, इसका भी मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूँ, क्योंकि घोषणा वही करनी चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट कर सकें। कई घोषणाएं पहले भी सरकार ने की, कुछ नहीं उसका खुदा पहाड़ निकली चुई कोई। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जो इशू उठाए हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, दूसरा रोजगार। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली से जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कहती हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया है। वो तो बिल्कुल ठीक है ना? किया है ना। तो यहाँ की भी शिक्षा और स्वास्थ्य मूल समस्याओं में है उत्तराखंड में, पहाड़ में खासकर। तो कहीं वो नब्ज तो नहीं पकड़ने जा रहे? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में भी कोई ऐसी ज़्यादा कमी नहीं है। भले ही पर्वतीय जिलों में थोड़ी बहुत दिक्कतें अवश्य हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ ना जी जी, कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, इसमें सुधार हो रहा है। उसमें भी अब जा रहे हैं, अध्यापक जा रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कई स्कूल नए, कई महाविद्यालय नए बन रहे हैं, और उच्च शिक्षा की भी काफ़ी प्रगति हुई है, तकनीकी शिक्षा भी हो रही है। और पिछले सरकार ने बहुत से ऐसे तकनीकी विद्यालय और उच्च शिक्षा के विद्यालय इस उत्तराखंड में खोले हैं। मेडिकल कॉलेज खोले हैं, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज खोला, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज खोला, ये हल्द्वानी में सुष्मा तिवारी मेडिकल, ये सारे जितने मेडिकल कॉलेज शुरू हुए या अब शुरू होने जा रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार ने ही इसके बारे में सोचा है। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा लोगों को। बड़ी थोड़ी समय लग जाएगा, लेकिन समय क्यों लग रहा है, तो सरकार जो सत्ता में बैठी है उसको सोचना चाहिए। आप उत्तराखंड के जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उसकी अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले नेताओं में से हैं, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार कांग्रेस की बनाने में आप अपना व्यक्तिगत योगदान दें। जो सबसे बड़ी बाधा है कांग्रेस की सत्ता में आने पे, जो जिसको हम मानते हैं कि आप कांग्रेस के आपसी जो झगड़े हैं, उस बाधा से कैसे पार पाएंगे? देखिए, ये सारे झगड़े निश्चित रूप से आपको कुछ समय बाद समाप्त दिखने लगेंगे, क्योंकि सब ये चाहते हैं, जब पब्लिक ये चाहती परिवर्तन और कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं परिवर्तन, तो जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, निश्चित रूप से जो कभी अखबारों में जाने अनजाने छप जाता है, उससे गलत मैसेज जाता है, ये नहीं जाएगा। और एक सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बाकी आगे कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब नेतृत्व की बात है तो निश्चित रूप से हमारे पास अनुभवी नेता हैं, और हाईकमान जिसको भी तय करेगा उसको, ये परंपरा रही है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जो पिछला कार्यकाल है, बहुत ही हरीश रावत जी का भी बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत ज़मीनी काम किए हैं और लोगों की गहराई से मंथन करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। दो मंच दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस में। एक मंच से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दावेदार का चेहरा स्पष्ट कीजिए, और दूसरे मंच से कहा जा रहा है कि जो हाईकमान कहेगा वो करेंगे। आप कौन से मंच पे खड़े हैं? नहीं, हमारा तो मंच वही है, क्योंकि हाईकमान ही निर्णय लेता है। और पहला उद्देश्य तो इस समय ये होना चाहिए कि विधायक कांग्रेस के जीत करके आए जी। विधायक जीत करके आएंगे तो निश्चित रूप से हाईकमान ही निर्णय लेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और मुख्यमंत्री जो बनेगा, जो उत्तराखंड की सोच को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है, जिसके अंदर उत्तराखंड में कार्य करने का ज़्यादा अच्छा अनुभव है, निश्चित रूप से हाईकमान उसी को बनाएगा, ऐसा हमारा मानना। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। अब चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है जी, और जो लोगों की भावना है वो भी धीरे धीरे खुल के सामने आने लगी है। ऐसे में कितने प्रतिशत आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है? कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? नहीं, कांग्रेस की सरकार तो बनेगी, बिल्कुल 100% बनेगी। और ये जो आपका 100% का अनुमान है, अभी एक फैक्टर इसमें नहीं उतरा है मैदान में, वो है नरेंद्र मोदी जी। जिस दिन वो फैक्टर उतरेगा उस दिन क्या स्थिति होगी? देखिए, अब आप भी अंदाज लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर पहले था
उतना अब असर नहीं है लोगों में, कि लोग समझ चुके हैं, क्योंकि झूठ बोलने की राजनीति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, और जनता को गुमराह करने की राजनीति भी लंबे समय तक नहीं चलती है। जो स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी महंगाई के बारे में, बेरोजगार के बारे में, और जो किसानों की समस्या उसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है, चुप है। तो इसलिए इसको जनता महसूस कर रही है, और निश्चित रूप से इस चुनाव में वो जवाब देगी, ऐसा मेरा मानना है। लोगों के दिल तक, घर तक पहुंचना तो आसान होता है, लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही महान होती है। जनता के दिलों तक जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि जिस दिन जनता के दिलों में बात आ गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए जनता के दिलों में जाने के लिए संपर्क अभियान तेज करना होगा। वो जो चल रहा है, लगातार बैठकें चल रही हैं और उनमें संख्या भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में, यही नहीं पूरे उत्तराखंड में हमारे जो प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि बूथ स्तर पर कमेटियाँ बनाई जाएँ और वो युवा को जोड़ा जाए, सीनियर लोगों को पास जाया जाए, उनको भी जोड़ा जाए, और बैठकें लगातार हर महीने हों, बूथ स्तर पर हों। तो उसका मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। मतलब कांग्रेस काफ़ी सक्रिय लग रही है, तो उसका संदेश जनता के ऊपर जरूर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल। हम आपको ऐसे ही और नेता लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, उनसे उनके दिल को, उनको खंगालने की कोशिश करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलेंगे अगले कहिए नेताजी में किसी और नेता के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।